गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 4 इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन यानी भारत के विदेशों से किस प्रकार के संबंध हैं, इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हम फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ चुके हैं। देखो, जो हमारे पड़ोसी जैसे देश थे, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इनके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी जो हमारी पॉलिटिक्स की जो बुक है उसमें पढ़ चुके हैं। और जैसे सार्क का जो चैप्टर था, साउथ ईस्ट एशिया, तो उसमें भी हम पाकिस्तान के बारे में, चाइना और बांग्लादेश के बारे में, भूटान, नेपाल, उसके बारे में भी उस चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो अब फिर से लगभग हम भारत के विदेशों से किस प्रकार के संबंध हैं, तो उसके पड़ोसी देश तो आएंगे, इसके अलावा यूएसए, चाइना और ब्रिटेन और भी जो देश हैं उनके बारे में भी थोड़ा इसमें डिस्कस करेंगे कि भाई भारत के विदेशों से किस प्रकार के संबंध रहे हैं। तो सबसे पहले आता है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, यानी अंतरराष्ट्रीय संदर्भ के अनुसार क्या था। देखो, इंडिया वाज बोर्न इन ए वेरी ट्राइंग एंड चैलेंजिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, यानी भारत जब आजाद हुआ तो उसके सामने काफी बड़ी विकट समस्याएं थी, काफी महत्वपूर्ण चैलेंजेस थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे जब भारत आजाद हुआ। कैसे भाई, इंडिया जब आजाद हुआ था तो लगभग जो न्यूली जो इंडिपेंडेंट जो भी कंट्री थी उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। एक तो डेमोक्रेसी की थी। अब देखो, क्लोज ऑफ कॉलोनिज्म यानी इंपीरियलिज्म भी बोलते हैं हम इसको, इसका अर्थ होता है उपनिवेशवाद। क्या अर्थ होता है? उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का अगर हम अर्थ निकालें क्या है, तो या साम्राज्यवाद का, इंपीरियलिज्म का, तो किसी भी पावरफुल देश द्वारा कमजोर देश पे अधिकार करना इंपीरियलिज्म या उपनिवेशवाद कहलाता है। तो ये कहता है क्लोज ऑफ द कॉलोनिज्म, यानी जब उपनिवेशवाद समाप्ति की ओर था तो उस समय एशिया और अफ्रीका में लगभग जो न्यू नेशंस थे, नए राष्ट्रों का एक प्रकार से उदय हुआ था। तो इसमें जैसे एशिया के अंदर भारत था। भारत को कब आजादी हुई, तो हमने इसी पार्ट में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था भाई, इंडिया है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। श्रीलंका जैसे 1948 को हुआ था। इसी प्रकार अफ्रीका के भी बहुत सारे देश थे। लगभग ये एशिया और अफ्रीका के देश थे, ये आजाद हुए कब, तो ये आप ये लगा लो 1945 के बाद लगभग देश है वो मोस्टली जो आजाद हुए थे। इसका रीजन भी था क्या भाई, आपको सबको बताया, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था और 1945 तक चला था। और इसमें लगभग यूरोपियन जो कंट्रीज थी वो थी, इसमें जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जो उस समय काफी पावरफुल जो कंट्री थी, काफी शक्तिशाली देश थे पूरे विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। वो ऐसे दो देश थे जिनका एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देशों के ऊपर अधिकार था, कब्जा कर रखा था, अपना उपनिवेश बना रखा था। तो ये देश थे 1 सितंबर 1939 से 45 के बीच जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो इसमें काफी उनको नुकसान हुआ था, काफी हानि हुई थी और बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। आर्थिक महामंदी आ गई थी वहां पर, तो ये देश कमजोर हो गए थे, जिसके कारण जो एशिया और अफ्रीका के देश थे वहां पर जो आंदोलन थे वो काफी जोरों पर चल रहे थे। जैसे अपने भारत के अंदर ही लगा लो, भारत के अंदर जब 1942 के अंदर महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, तो इस प्रकार से लगभग सभी देशों में इनके खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, इन देशों के खिलाफ। तो इनकी भी मजबूरी हो गई इनको आजाद करने के लिए। तो इस प्रकार से ये भाई उपनिवेशवाद है वो समाप्ति की ओर था एक प्रकार से, ठीक है। और भारत के सामने और क्या था, क्या प्रॉब्लम थी, तो देखो ये कहता है कि भारत के सामने डेमोक्रेसी की तो थी, इंडिया के सामने जितने भी जो न्यूली जो कंट्रीज थी, जो न्यू नेशंस थे, उनके सामने डेमोक्रेसी की तो थी। इसके अलावा उनके सामने
अपने वहाँ की जो जनता थी वही उसकी भलाई किस प्रकार से की जाए, क्योंकि ये देश थे वो अनडेवलप्ड थे, अविकसित थे और इनको अपना विकास करना था। तो ये था कि भाई किस प्रकार से अपना विकास किया जाए। ठीक है, तो ये था कि मोस्ट न्यू नेशंस वर ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद द ट्विन चैलेंज ऑफ वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी, यानी नए देशों के सामने चुनौती किसकी थी, लोकतंत्र की थी, जनता की भलाई की थी। अब देखो अगर हम फिर इंडिया की बात करें तो एज ए नेशन बोर्न इन दी बैकड्रॉप ऑफ द वर्ल्ड वार, यानी भारत की जो आजादी हुई थी किसकी पृष्ठभूमि के ऊपर हुई थी, एक प्रकार से सेकंड वर्ल्ड वार की पृष्ठभूमि के ऊपर हुई थी। भाई सेकंड वर्ल्ड वार के बाद भारत आजाद हुआ था। इनके पास क्या था, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थी तो इनके पास जो रिक्वायर्ड जो रिसोर्स थे, जो संसाधन वगैरह थे, उनका अभाव था, बहुत कम थे। ये दूसरे देशों पे डिपेंड होना चाहते थे, भाई जैसे विकसित देश थे, यूरोपियन जो देश थे, इसके अलावा यूएसए था, यूएसएसआर था। तो ये था कि भाई ये जो शक्तिशाली देश हैं, जो विकसित हैं, वो इनके विकास में सहायता करें, जितने भी मतलब जो देश स्वतंत्र हुए थे उनके लिए। तो इसी को लेकर सीधे ये था कि भाई जो न्यूली जो इंडिपेंडेंट कंट्री थी इसी के आधार पे अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनाते, वो भाई विदेश नीति भी भारत भी अपनी इसी आधार पे बना रहा था कि भाई सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण रहे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति की स्थापना रहे ताकि हम भी अपना विकास कर सकें। ठीक है, अभी इसी में ही हम आगे जैसे दी पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट, भाई नाम की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं भाई क्या होगी, तो नाम की क्या होगी, नो अलाइनमेंट मूवमेंट। तो भारत की जो विदेश नीति थी वो किसके ऊपर आधारित थी, नाम के ऊपर आधारित थी, नो अलाइनमेंट के ऊपर आधारित थी, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के ऊपर आधारित थी। तो इससे पहले मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि भाई हमने फर्स्ट पार्ट में जैसे पढ़ा था भाई कोल्ड वार केस में पूरा वर्ल्ड दो भागों में डिवाइड था, दो ब्लॉक बन गए थे। दो ब्लॉक कौन कौन से थे, एक तो यूएसएसआर और एक यूएसए। यूएसएसआर में 1917 में यूएसएसआर की स्थापना हुई थी और इसमें कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उन्होंने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। और यूएसए में कौन सी अर्थव्यवस्था थी, कैपिटलिस्ट थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। यानी इस प्रकार से दोनों की जो अर्थव्यवस्था थी एक दूसरे से डिफरेंस थी, बिल्कुल भिन्न थी, मिलती नहीं थी। कैसे, जैसे यूएसएसआर के अंदर तो क्या था कि जितने भी जो सेक्टर थे लगभग पब्लिक सेक्टर थे, प्राइवेट सेक्टर ना बराबर थे। जितने भी बड़े बड़े कारखाने वगैरह थे, एग्रीकल्चर लैंड थी, उसके ऊपर किसका अधिकार था, वहाँ की गवर्नमेंट का था। जबकि यूएसए में जो प्राइवेट सेक्टर थे उनके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था। तो इस प्रकार से पूरा वर्ल्ड है वो दो भागों में बटा हुआ था। तो जो न्यूली जो कंट्रीज थी, जो न्यू नेशंस थे, उनके सामने अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई वो किस ब्लॉक में जाएं, यूएसएसआर में जाएं या यूएसए में जाएं। इसका अर्थ ये था भाई एक ब्लॉक में जाने से दूसरे ब्लॉक को नाराज करना। तो इसलिए ये समस्या भारत के सामने भी थी। और दूसरा ये था कि भाई अगर एक ब्लॉक में ये चले गए तो दूसरा ब्लॉक उसकी किसी भी प्रकार से आर्थिक सहायता नहीं करेगा। ऐसा आप देख लो भाई भारत है, भारत वैसे तो किसी ब्लॉक के अंदर नहीं गया, लेकिन भारत ने यूएसएसआर के साथ, हम आगे पढ़ेंगे इसी में, भाई रिलेशन अच्छे थे तो यूएसए की जो नीति थी भारत के प्रति अच्छी नहीं रही थी। और इसी प्रकार से यूएसएसआर का वैसे तो वही पतन कब हो गया था, 91 के अंदर हो गया था, 1991 के अंदर। और कोल्ड वार की भी समाप्ति कब हो गई थी, 91 के अंदर हो गई थी, 1991 के अंदर ही हो गई थी। और कोल्ड वार अपनी चरम सीमा के ऊपर कब था, हमने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था 1961 के अंदर था। तो यानी ये जो देश आजाद हुए थे तो इनके सामने इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो विदेश नीति थी, वो काफी इसी के ऊपर अहम रखती थी, भाई कौन से ब्लॉक में जाएं। यूएसएसआर है, यूएसएसआर ने जैसे वार्सा पैक्ट की स्थापना की, भाई यूएसए ने किसकी की, नाटो ब्लॉक की स्थापना की। नाटो ब्लॉक में जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, भाई शुरुआत में टोटल कितने मेंबर थे, 12 मेंबर थे। यानी जो मिलिट्री जो अलायंस था, जो सैन्य गठबंधन था,
इन्होंने अपनी शर्तें बना रखी थी कि भाई हम हमेशा एक दूसरे की सहायता वगैरह करेंगे। तो इस प्रकार से जो नए देश आज़ाद हुए थे, जिसमें से प्रमुख रूप से भारत था, इंडोनेशिया था, युगोस्लाविया था, ये चाहते थे कि भाई हम किसी भी ग्रुप में न जा करके और एक ऐसे ग्रुप की स्थापना करें जो इन दोनों से अलग रहें। और अगर भविष्य के अंदर इन दोनों के बीच में कोल्ड वार चल रहा था, तो इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार की युद्ध की संभावना बनती है या कोई भी पूरे वर्ल्ड के सामने संकट आके खड़ा होता है, तो नाम के जो मेंबर्स हैं, जो नॉन अलाइनमेंट के हैं, वो इनके बीच मध्यस्थता करें ताकि पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति की स्थापना रहे। क्यों, देखो जैसे भाई 1961 के अंदर ही अभी हम बात कर रहे थे, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था, उसमें काफी महत्वपूर्ण संकट उत्पन्न हो गया था। पूरा वर्ल्ड है फिर दो पार्टों में बट गया था, दो ब्लॉक में बट गया था। थर्ड वर्ल्ड वार की पूरी संभावना हो गई थी। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि भाई क्यूबा जो है वो अमेरिका महाद्वीप में एक ऐसी कंट्री थी जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी थी, साम्यवादी शासन था, और फिडेल कास्ट्रो यहाँ का प्रेसिडेंट था और यूएसए इसके खिलाफ था। तो यूएसएसआर ने यहाँ पर अपनी न्यूक्लियर जो मिसाइलें थी क्यूबा के अंदर तैनात कर दी थी। यूएसए को पता चला तो उसने विरोध किया और विश्व युद्ध की पूरी संभावना बन गई थी। तो भारत जैसे देशों ने फिर मध्यस्थता की नीति अपनाई और इसने यूएसएसआर ने अपनी मिसाइलें वहां से हटा ली, तो ये वर्ल्ड वार था वो टल गया था। तो ये था। दूसरा ये था कि भाई क्या डिड इंडिया बिलोंग टू एनी ऑफ देयर टू कैंपस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ द 15th एंड 16th सेंचुरी। इसमें ये है कि भाई क्या भारत इन दोनों कामों में शामिल होगा या भारत की विदेश नीति किस प्रकार से रहेगी या इनमें शामिल हुआ या नहीं हुआ, तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब नाम, हम बात कर रहे हैं नाम की। हम जैसे नाम की बात करें, भाई नाम की स्थापना कब हुई, तो नाम की जो प्रमुख स्थापना थी वो तो 1961 में हुई थी। पहला जब सम्मेलन हुआ था, समिट, वो कहां पर हुआ था, पहला हुआ था बेलग्रेड के अंदर, युगोस्लाविया के अंदर। टोटल कितने मेंबर्स थे इसमें, कितनी कंट्रीज थी, 25 कंट्री थी शुरुआत के अंदर, और अब तो इनकी संख्या है वही काफी बढ़ चुकी है। अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रोल अदा किया था, तो उसमें अपने इंडिया के प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने काफी महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। इसके अलावा इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे सुकरेनो, मिस्र के, इजिप्ट के कौन थे, नासिर हुसैन, और मार्शल टिटो किसका था, युगोस्लाविया का था। तो इस प्रकार से इन देशों ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम की स्थापना में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो फाउंडर थे लगभग ये जो कंट्रीज थी और इनके जो लीडर थे वो काफी महत्वपूर्ण रोल अदा इन्होंने नाम के अंदर किया था। तो इसी प्रकार से हम ये देखेंगे क्या भारत की आजादी से पहले क्या विदेशों से संबंध थे, तो आप ये लगाओ सुभाष चंद्र बोस है। भाई सुभाष चंद्र बोस सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही कहाँ चला गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही जर्मनी में चला गया था। वो हिटलर से उसने मुलाकात की थी और हिटलर से उसने सहायता मांगी थी कि भाई हम ब्रिटेन को भारत से आज़ाद करवाना, भारत को आज़ाद कराना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि आप ये देख लो ब्रिटेन से आज़ाद करवाना चाहता था, अभी जैसे मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो इसलिए जो सुभाष चंद्र बोस था वो इंडिया को छोड़ करके कहाँ चला गया था, जर्मनी। वहां पर उसने मुलाकात किससे की, एडोल्फ हिटलर से। हिटलर कौन था, हिटलर के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जर्मनी का तानाशाह था और नाजी पार्टी का फाउंडर था, नाजी पार्टी का संस्थापक था। और सेकेंड वर्ल्ड वार आप ये लगा लो एक प्रकार से हिटलर ने जो एक्सिस जो पावर थी, जर्मनी, जापान, इटली, तो हिटलर उनमें मेन था। तो हिटलर इसके खिलाफ था, किसके, अलायंस पावर में, जैसे ब्रिटेन शामिल था, ब्रिटेन के खिलाफ था, तो उसने इसकी सहायता की सुभाष चंद्र बोस की। और जापान उस समय एक्सिस पावर में था, हिटलर का मित्र था,
तो उसने जापान ने जो भी भारतीय जो सैनिक बंदी बना रखे थे तो वो आज़ाद कर दिए थे। और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। सिंगापुर के अंदर आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है आप सभी जानते हो। सुभाष चंद्र बोस ने एक ब्लॉक की भी स्थापना की थी, एक पार्टी की भी स्थापना की थी, उस पार्टी का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। कई बार हमारे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई फॉरवर्ड ब्लॉक है जो पार्टी थी उसके फाउंडर कौन है? तो उसके फाउंडर हैं सुभाष चंद्र बोस। तो ये है कि भाई हमारे विदेशों से उस समय भी संबंध बन गए थे। भाई सिंगापुर में जैसे इसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, INA की स्थापना की और विदेशी सहायता प्रदान की हिटलर वगैरह ने। तो ये नहीं है कि भाई आज़ादी से पहले भी हमारे विदेशों से संबंध नहीं थे, आज़ादी से पहले भी हमारे संबंध विदेशों से थे। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट की जैसे हम बात कर रहे थे, तो नॉन अलाइनमेंट में यह था कि भाई अपने आसपास जो क्षेत्र है उसमें शांति की स्थापना करना। जैसे भारत है अपने आसपास में शांति स्थापना करना चाहता था, शांति की, जैसे अभी आपको मैंने बताया। तो इसके बाद आगे ये भाई नेहरू का क्या रोल था किसमें? फॉरेन पॉलिसी, हमारी जो विदेश नीति थी उसमें नेहरू का क्या रोल था? तो देखो नेहरू फर्स्ट PM थे और उन्होंने अपना जो राष्ट्रीय एजेंडा अपनाया। भाई विदेश मंत्री भी कौन थे? हमारे फॉरेन जो मिनिस्टर थे कौन थे? नेहरू थे। नेहरू ने वो जो विभाग था वो अपने पास ही रखा था। तो कब 1946 से लेकर के और 1964 तक भाई 46 में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। वैसे तो भाई 1947 के अंदर हम आज़ाद हुए थे 15 अगस्त। तो 15 अगस्त 1947 से 1964 तक हमारे जो PM थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो हमारे जो फॉरेन जो मिनिस्टर थे, जो विदेश मंत्री थे, वो भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये विभाग उन्होंने अपने पास रखा था। तो इनकी जो विदेश नीति थी, इनकी जो पॉलिसी थी वो किस प्रकार की थी? इनका ये था कि भाई जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ, सभी के साथ हमारे रिलेशन किस प्रकार से हों कि भाई हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे रहें, सामान्य रहें। ठीक है, ताकि हमारा जो क्षेत्र है उसमें शांति की स्थापना रहे, हम भी अपना विकास कर सकें। क्यों? अगर मान लो अगर लड़ाई झगड़े होते रहेंगे तो क्या है कि भाई देश है, इनकी अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी पिछड़ जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये था कि भाई नेहरू जब PM बना तो उसके सामने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो क्या थी? यही थी, जैसे अभी हमने बताया कि भाई 2 ब्लॉक बटे हुए थे, USA USSR। तो भाई कौन से ब्लॉक में जाए? भाई भारत के जैसे कुछ जो लीडर थे वो ये चाहते थे कि भाई सोवियत ब्लॉक में जाया जाए। भाई कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1924 के अंदर, 1924 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो इसके भी कुछ लीडर थे, वो USA का जो भी मॉडल था उससे काफ़ी प्रभावित थे। तो वो ये चाहते थे कि भाई भारत है वो USSR जो भी पॉलिसी अपना रहा है उसी प्रकार की अपनाए। इसके अलावा कुछ लीडर और थे जो कांग्रेस पार्टी से ही थे, वो ये चाहते थे भाई USA के खेमे में जाए, USA के ब्लॉक के अंदर जाए, उसके कैंपस के अंदर जाए इंडिया। तो इनकी अलग अलग सबका विचार था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन दोनों के अलावा तीसरी जो नीति अपनाई वो कौन सी थी? नॉन अलाइनमेंट की नाम की नीति थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो भी ये सोचते थे कि भाई भारत को अगर डेमोक्रेट रखना है, लोकतंत्र रखना है भारत के अंदर, तो वो किसी भी खेमे में न जाए, किसी भी कैंपस, किसी भी ब्लॉक के अंदर न जाए, तभी भारत में लोकतंत्र कायम रह सकता है। अन्यथा भाई भारत है, दूसरे जो देश है अगर ब्लॉक में चला गया तो कोई न आपस में इनका टकराव होता रहेगा। और भारत है अपनी जो खुद की जो पॉलिसी है, वो स्वतंत्र जो पॉलिसी है वो कभी भी नहीं अपना पाएगा। ठीक है, तो देखो आज हमने पढ़ा है नेहरू रोल तक, भाई नेहरू की क्या भूमिका थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर। अब इससे आगे हम कल इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज आपको यहाँ तक करना है। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आप है हमें कमेंट्स वगैरह करके बताइए। थैंक यू।